टेक्निकल सिविल के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं कि आप और आपके परिवार वाले बिल्कुल सेफ और स्वस्थ होंगे। आज के इस वीडियो के अंदर सिविल इंजीनियर्स के लिए जॉब अपडेट है। एक कंपनी है एचपीसीएल, जिसको हम एचपी के नाम से जानते हैं, सब लोग जानते होंगे। तो एचपी यानी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से सिविल इंजीनियर्स को हाल ही में रिक्रूट किया जा रहा है। आज की इस वीडियो के अंदर उसी की जानकारी को हम हासिल करेंगे। इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा, अगर अच्छा लगे तो इसको लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा, और इसके बारे में कोई कंफ्यूजन रहता है तो कमेंट भी कीजिएगा। चलिए, तो देखिए, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड को हर कोई जानता होगा। ये एक महारत्न कैटेगरी की कंपनी है जो कि सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज में काउंट की जाती है, और ये काफी पॉपुलर और जानी मानी कंपनी है। इस कंपनी के द्वारा हाल ही में सिविल इंजीनियर्स को और बाकी इंजीनियर्स को भी रिक्रूट किया जा रहा है। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें पहले देख लेते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पर आपके सामने आपको कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स बताई गई हैं। इसकी जो कमेंसमेंट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन डेट है, यानी जब से एप्लीकेशन एक्सेप्ट करना शुरू हुए, रजिस्ट्रेशन शुरू हुए, वो 5 जून 2024 है। यानी 5 जून को इसके एप्लीकेशंस के लिए अप्लाई करना शुरू हो चुका है, और लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन है 30 जून 2024, यानी जून महीने की 30 तारीख जो है इसकी आखिरी डेट होगी इसकी एप्लीकेशन के लिए। ठीक है, तो इस तारीख को जो है आप नोट कर लीजिएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं कि कौन कौन सी पोजीशन खाली हैं और कितने वैकेंसीज हैं, उस पर बात करते हैं। तो जैसे मैंने आपको कहा, डिफरेंट ब्रांचेस में से इंजीनियर्स को हायर किया जा रहा है। तो यहाँ पर मैकेनिकल इंजीनियर है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर है, और ये रहा हमारे काम की चीज सिविल इंजीनियर के लिए। तो सिविल इंजीनियर को यहाँ पर हायर किया जा रहा है, और उनकी जो सैलरी हो सकती है वो 50,000 से लेकर 1,60,000 के बीच में हो सकती है। और यहाँ पर जो टोटल वैकेंसीज हैं जहां पर इनको रिक्रूट किया जाएगा, जितने नंबर ऑफ सिविल इंजीनियर्स को रिक्रूट किया जाएगा वो टोटल 10 है, यानी 10 वैकेंट पोजिशन हैं जहां पर सिविल इंजीनियर्स को रिक्रूट किया जाएगा। अब यहाँ पर जो मैक्सिमम एज या आयु जो बताई गई है, जो मैक्सिमम एज एक्सेप्टेबल है, ध्यान दीजिएगा, ये मैक्सिमम एज है, मिनिमम एज नहीं है। मैक्सिमम एज यहाँ पर 25 साल की बताई गई है, और यहाँ पर आपको 4 साल की कंप्लीट जो डिग्री होती है, कंप्लीट फुल डिग्री जो 4 साल की होती है फुल टाइम, वो आपको यहाँ पर, यानी बीई बीटेक वाले जो इंजीनियर्स हैं, बीई या बीटेक वाले जो सिविल इंजीनियर्स हैं, वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी तरह का एक्सपीरियंस यहाँ पर रिक्वायर्ड नहीं है, ये आपको यहाँ पर क्लियर कर दिया गया। मिनिमम एक्सपीरियंस ईयर्स जो है वो यहाँ पर डैश है, यानी एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं, इसीलिए मैक्सिमम एज आपकी 25 ईयर रखी गई है। तो बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, आप इसमें जरूर अप्लाई कीजिएगा। अगर आप एक बीटेक फाइनल ईयर के कंप्लीट करके बीटेक सिविल इंजीनियर की डिग्री आपके पास है, बीई बीटेक की, तो आप इसमें जरूर अप्लाई कीजिएगा। अगर आपका चांस लगता है तो बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी आपके लिए। ठीक है, चलिए, इसके अलावा और भी आगे कुछ पोजीशन है जहां पर रिक्रूटमेंट होने वाले, लेकिन हमारे काम की नहीं है। सिविल इंजीनियर्स जो हमारे काम की थी वो हमने देख ली, बाकी फील्ड और ब्रांचेस से हैं, तो हम उस पर ज्यादा टाइम नहीं देंगे। कुछ और चीजें इंपॉर्टेंट है, उस पर जरा बात कर लेते हैं। अभी हमने उसके वैकेंट पोजीशन देख लिए, उसकी सैलरी देख ली, उसके बाद हमने उसके अंदर उसकी मैक्सिमम एज देख ली, और एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट है या नहीं वो भी देख लिया। अब और कुछ जरूरी चीजें हैं, उस पे जरा स्क्रॉल डाउन करते हैं। ये 27 पेजेस की या 30 पेजेस के लगभग पीडीएफ है। ये आपको इसकी लिंक अगर चाहिए तो इस कमेंट के नीचे सेक्शन में जो है आपको इसकी लिंक मिल जाएगी, या फिर एचपीसीएल की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, गूगल पर सर्च करोगे तो वहां पर भी आपको उनकी जॉब अपडेट्स के अंदर, जॉब वैकेंसीज के अंदर ये सारी डिटेल्स और फाइल्स वगैरह मिल जाएगी। इसकी वैसे लिंक मैं आपको नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर दे दूंगा। ठीक है, आप वहां से उसको ले लीजिएगा। चलिए, तो अब हम जो है यहाँ पर शॉर्ट लिस्टिंग और जो सिलेक्शन प्रोसेस है, पहले उस पर चर्चा कर लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगत्य की चीज है, तो इस पर ध्यान दीजिएगा। सिलेक्शन जो प्रोसेस है वो वुड कंप्राइज ऑफ वेरियस शॉर्ट लिस्टिंग एंड सिलेक्शन टूल्स लाइक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जो सीबीटी होते हैं, कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट होते हैं, वो हो सकता है, वो होगा, ग्रुप टास्क होगा, पर्सनल इंटरव्यू होगा। ऐसे कुछ जो प्रोसेस होती है सिलेक्शन की, उस प्रोसेस से आपको गुजारा जाएगा, और फाइनल में जो कैंडिडेट बचेंगे उनको सेलेक्ट किया जाएगा। ठीक है, तो ये विच वुड बी एडमिनिस्टर्ड डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन रिक्वायरमेंट, तो ये इस तरह से हो सकता है। अब ऑल द कैंडिडेट्स क्लेमिंग टू फुलफिल रिक्विजिट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मे बी कॉल्ड फॉर कंप्यूटर टेस्ट, यानी जितने भी यहाँ पर कैंडिडेट जो अप्लाई कर रहे हैं, एप्लीकेंट, उनके जो एलिजिबिलिटी है उनको चेक किया जाएगा, और जो एलिजिबिलिटी फुलफिल होगी उनको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, तो ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा
will consist of objective questions and will comprise of 2 parts, एक जनरल एप्टीट्यूड का होगा और एक टेक्निकल का होगा। तो 2 पार्ट के अंदर ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा आपका, और उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होगी, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके होंगे उसके अंदर, ठीक है। चलिए उसके बाद यहां पर डी पॉइंट है, candidates qualifying in the computer based test in order of merit and predetermined ratio will be advised to upload the supporting documents for certain positions। अब ध्यान दीजिएगा, अगर आपने सीबीटी जो होता है वो अगर आपने क्वालिफाई कर लिया और आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ गया, या जो भी आपका उसका क्राइटेरिया होता है शॉर्टलिस्ट करने का उसमें आपका नाम आ गया, तो फिर आपको कुछ शॉर्टलिस्टिंग डॉक्यूमेंट वहां पर प्रोवाइड करने पड़ेंगे। वो जो भी आपकी पोजीशन के मुताबिक वहां डॉक्यूमेंट मांगी जाएंगे वो आपको वहां पर अपलोड करने पड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद बेसिस स्क्रूटनी ऑफ द एप्लीकेशन अपलोडेड डॉक्यूमेंट एंड कैटेगरी वाइज डिसिप्लिन वाइज मेरिट लिस्ट इन द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स विल बी कॉल्ड। अब ध्यान दीजिएगा, एक बार आपने कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट दे दिया, वहां पर आप शॉर्टलिस्ट हो गए, उसके बाद आपने डॉक्यूमेंट दे दिए, उसके बाद वहां पर आपके जो भी डॉक्यूमेंट हो गए या आपका जो सीबीटी टेस्ट था उसका जो मार्किंग थी, रैंकिंग थी आपकी, उसके अंदर आपका जो डिसिप्लिन था, डिफरेंट आप सिविल से हो जहां, तो उन सब चीजों को दोबारा चेक किया जाएगा। चेक करने के बाद आपको एक फाइनली शॉर्टलिस्ट करके ग्रुप टास्क के लिए या पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो ये एक प्रोसेस से आपको गो थ्रू करवाया जाएगा, ये आपको बोलने का मेरा मतलब है, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए कि आपको होगा क्या आगे इसमें। तो कैंडिडेट मस्ट बी सिक्योर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क इन ईच ऑफ द एप्लीकेशन सेलेक्टेड। तो आप जो भी यहाँ पर जो आप ग्रुप टास्क या इंटरव्यू या जो भी आपके यहाँ पर प्रोसेस से गुजर रहेगा, उस मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स से आपको एटलीस्ट वहां पे स्कोर करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब ये लास्ट पॉइंट आपको बताया गया कि कैटेगरी डिसिप्लिन वाइज मेरिट लिस्ट विल बी ड्रॉन फॉर ऑल द कैंडिडेट हु क्वालिफाई इन ऑल एप्लीकेबल स्टेजेस, सीबीटी प्लस ग्रुप टास्क प्लस पर्सनल इंटरव्यू और टेक्निकल इंटरव्यू प्लस वर्क एक्सपीरियंस। यहां पर भी एप्लीकेबल है, हमारे सिविल इंजीनियर्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है, तो हम इस पे हमारे अंदर ये मायने नहीं रखेगा। एंड ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट वुड बी एज पर द कैटेगरी डिसिप्लिन वाइज वैकेंसीज अवेलेबल। तो ये क्या होगा कि आप एक बार हर चीज में पास हो जाते हैं, आपका सिलेक्शन हो जाता है, तो उसके बाद फिर इन सब चीजों को मिला जुला के आपको फाइनली अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाएगा। तो ये आपकी एक कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसेस होने वाली है। ओवरव्यू मैंने आपको बता दिया, अगर आपको इसके अंदर डिटेल में पढ़ना है तो ये पीडीएफ डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हो। चलिए एक यहाँ पर नोट दे रखी है, इसको जरा पढ़ लीजिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है, इसीलिए दिया होगा। द डिटेल्स रिलेटेड टू सिलेबस फॉर द सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, शॉर्टलिस्टिंग मेथोडोलॉजी इफ एप्लीकेबल, सिलेक्शन प्रोसेस विल बी अपलोडेड ऑन आवर वेबसाइट प्रायर टू कमेंसमेंट ऑफ द सिलेक्शन प्रोसेस। यानी कि आप अगर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देना चाहोगे तो उसमें जो सिलेबस आपको पता करना है, तो सिलेबस हो या शॉर्टलिस्टिंग मेथोडोलॉजी हो या सिलेक्शन प्रोसेस हो, जो भी है वो सारी इसी वेबसाइट पर। अब वेबसाइट कौन सी है अगर आपको ये देखना है तो उसकी लिंक आपको इस कमेंट सेक्शन के अंदर मिल जाएगी, उसको मैंने पिन कर रखी है, ठीक है। तो वहां से आप एचपीसीएल की वेबसाइट के अंदर अपडेट ले सकते हो कि फर्दर क्या प्रोसेस होने वाली है, हमें क्या करना है, ठीक है। चलिए अब हम जो है इमोल्यूमेंट्स की बात कर लेते हैं, ये जो आपको इसमें दिया जाएगा पे स्केल आपकी क्या होगी उस पर, ठीक है। बेसिकली तो जैसे कि मैंने बताया आपको सिविल इंजीनियर्स के लिए हमने देखा कि 50,000 से लेकर 1,60,000 की आपकी पे स्केल होगी, और इसमें जो सीटीसी कंपनी की तरफ से होगी पूरी वो 17,33,000 की होगी। ध्यान दीजिएगा ये सीटीसी होती है जो कंपनी कॉस्ट टू कंपनी होती है, जो पर एनम की होती है, ठीक है, ईयरली होती है। ओके तो इसमें ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर एक नोट और भी है, थोड़ी लंबी नोट है, मैं चाहूंगा आप इसको डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा या फिर इसी वीडियो को यहाँ पर रोक के आप पढ़ लीजिएगा। अब चलिए प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन से भी आपको गुजरना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, अपॉइंटमेंट टू द अबव पोस्ट विल बी सब्जेक्ट टू द कैंडिडेट बीइंग मेडिकली फिट एज पर द स्टैंडर्ड प्रिस्क्राइब फॉर द पोस्ट बाय द कंपनी। यानी एक बार मान लीजिए आपका फाइनल सिलेक्शन हो चुका है, अब आपको मेडिकल एग्जाम से भी पास होना पड़ेगा। वहां पर जो उनके स्टैंडर्ड क्राइटेरिया पैरामीटर्स होते हैं वो आपको मेडिकली पूरे फुलफिल करने पड़ेंगे, देन ओनली यू विल बी एबल टू सर्व इन दैट कंपनी। चलिए उसके बाद प्लेसमेंट और पोस्टिंग का क्या होगा सर? तो पोस्टिंग असाइनमेंट कैन बी इन any SBU division department of the corporation at any place in the country and services thereafter will be transfer as per the requirement। यानी इनका कहने का मतलब ये कि जो भी आपकी पोस्टिंग रहेगी वो किसी भी जगह पर, हमारी जो इनकी जो कंपनी है उस कंपनी के किसी भी डिपार्टमेंट में, किसी भी विभाग में, किसी भी जगह पर कहीं भी इंडिया में हो सकती है कंट्री के अंदर, ठीक है। तो आपको हर जगह हर जाने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। दिस पोजीशन में इन्वॉल्व वर्किंग इन शिफ्ट ड्यूटीज, शिफ्ट ड्यूटीज भी इसके अंदर इन्वॉल्व हो सकती हैं।
ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। सिलेक्टेड कैंडिडेट में ऑल्सो भी पोस्टेड असाइन एनी सब्सिडियरीज, ज्वाइंट वेंचर और डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये आपको ध्यान रखना होगा कि आपको ये जहां पोस्ट करेंगे, जहां प्लेस करेंगे, आपको जाना पड़ेगा, उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा, पहले से बता दिया है। और शिफ्टिंग के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा, ठीक है। अब प्रोबेशन और रिटेंशन पीरियड क्या रहेगा आपका? तो देखो प्रोबेशन में आपको जब इनिशियली जब आपको सेलेक्ट किया जाएगा तो उनको 1 ईयर के प्रोबेशन पीरियड पे रखा जाएगा, ठीक है। 1 साल के लिए आप वहां पर रहोगे टेम्परेरी बेस पर। उसके बाद आपका जो सक्सेसफुल कंप्लीशन हो जाता है तो आपका जो ओवरऑल परफॉर्मेंस रहेगा उसको कंसिडर करके आपको वहां पर रिटेन किया जाएगा और वहां जो आपकी फाइनल स्केल रहेगी पे स्केल वो आपको दी जाएगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। अब रिजर्वेशंस, कंसेशंस और रिलैक्सेशंस क्या है, तो वो सारी चीजें अब आपको यहाँ पर आगे इसमें दे रखे हैं कि SC, ST, OBC, AWS, UR वगैरह उनके लिए क्या है, ये आप यहाँ पर इस टेबल के माध्यम से पढ़ सकते हो। अगर आप इनमें से किसी भी कैटेगरी से बिलोंग कर सकते हो तो उसकी जानकारी आपको यहाँ पर दिखाई देगी, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। कुछ यहाँ पर नोट्स के तौर पर चीजें दे रखी है, मैं चाहूंगा आप इसको आराम से पढ़ लीजिएगा, वरना हमारा वीडियो अननेसेसरीली लेंथी हो जाएगा, जो कि कोई मतलब नहीं है। इसको आप आराम से डाउनलोड करके पढ़ लेना, ठीक है। ये कुछ बारी बारी चीजें हैं, एज को लेकर हैं या आपकी कैटेगरी को लेकर हैं या आपके डॉक्यूमेंट को लेकर हैं, तो ये सारी चीजें हैं, है ना, इसको पढ़ लीजिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसमें आगे इसको और स्क्रॉल करते हैं, काफी लेंथी, सॉरी 37 पेजेस का ये एक पूरा फाइल है, पूरी PDF 37 पेजेस की है। चलिए तो अब यहां पर देखिए एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है, इस पर जरा ध्यान दीजिएगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। अप्लाई करने के लिए एप्लीकेशन प्रोसेस आपको पता होनी जरूरी है। तो एप्लीकेशन प्रोसेस यहां पर क्या है, बेसिकली ऑनलाइन एप्लीकेशन जो एक्सेप्ट की जाएगी 9 बजे से, ठीक है, वो 5 जून से शुरू हो चुकी है। अब 5 जून से ये जो हमारा टाइम होगा 30 जून का रात 12 बजे तक, ठीक है, यानी 30 जून रात 12 बजे तक, ये वैसे एग्जैक्टली जो है 11:59 है, ठीक है। तो राइट 12 बजे तक जो है आपका जो रजिस्ट्रेशन या एप्लीकेशन है वो एक्सेप्ट किया जाएगा ऑनलाइन। क्या करना पड़ेगा आपको, तो यहां पर लिखा गया है कि कैंडिडेट आर रिक्वेस्टेड टू अप्लाई ऑनलाइन ओनली। यहां पर कोई फिजिकल मोड नहीं है, आपको ये जो उनकी वेबसाइट है नोट डाउन कीजिएगा इसको, ये www.hindustanpetroleum.com, इसके करियर सेक्शन में जाना है आपको। वहां पर करंट ओपनिंग का एक ऑप्शन मिलेगा, वहां पर आपको जो है डिटेल जो एडवर्टीजमेंट है उसकी PDF भी मिल जाएगी, और अगर आपको वहां पर अप्लाई करना है तो अप्लाई नाउ का ऑप्शन भी मिल जाएगा, ठीक है। तो यहीं से आपको अप्लाई करना है, दूसरा इसका कोई मोड नहीं है। उसके बाद यहां पर एप्लीकेशन विल बी विथ इनकम्प्लीट और रॉन्ग पर्टिकुलर और नॉट इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट विल नॉट बी कंसीडर्ड। ध्यान दीजिएगा, जिस तरह से एप्लीकेशन आपको दी गई है या जो अवेलेबल रहेगी उस तरह से जो उसमें डिटेल्स भरनी है उसी तरह से भरनी होगी। उसमें कोई रॉन्ग पर्टिकुलर्स या इनकम्प्लीट एप्लीकेशन अगर आप सबमिट करोगे तो वो रिजेक्ट कर दी जाएगी, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, ईमेल ID एंड मोबाइल नंबर प्रोवाइडेड इन एन ऑनलाइन एप्लीकेशन शुड बी रिमेन वैलिड फॉर एटलीस्ट 1 ईयर। यानी जो भी आप एप्लीकेशन के अंदर ईमेल ID और मोबाइल नंबर प्रोवाइड कर रहे हो वो कम से कम 1 साल आप उसको यूज करोगे वही दीजिएगा, ऐसा कोई टेम्पररी या किसी और का मत दीजिएगा, या बंद ईमेल ID या बंद मोबाइल नंबर मत दीजिएगा, वो आपकी रिजेक्शन का एक कारण बन सकता है। तो ध्यान दीजिएगा इसका भी, ठीक है। और कैंडिडेट मस्ट यूज प्रॉपर ईमेल IDs क्रिएटेड इन देयर नेम्स। देखिए जो भी आप ईमेल ID प्रोवाइड कर रहे हो वो आपके नाम से होनी चाहिए, ना कि किसी और के नाम से या कोई अजीब ही नाम से, या एकदम ऐसा ना हो कि किसी और ही कोई वो प्राणी या किसी और ग्रह का नाम का दिख रहा है और बस आप उसको यूज कर रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा आपके नाम का ही होना चाहिए। अगर आपके नाम का ईमेल ID नहीं है तो प्लीज मेक इट नाउ, आप अपने नाम का ईमेल ID बना सकते हो और उस ईमेल ID को ही आपको यहाँ प्रोवाइड करना होगा फॉर बेटर आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। तो एप्लीकेशन विद सूडो और फेक ईमेल IDs विल अट्रैक्ट अप्रोप्रिएट एक्शन अंडर द लॉ, ये ध्यान दीजिएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ध्यान देखिए, ध्यान देने वाली चीजें हैं। All the details given in the online form will be treated as final and no change will be entertained। यानी जो भी आपने फॉर्म के अंदर डिटेल्स दे रखी हैं वो फाइनल मानी जाएगी, उसमें कोई भी चीजें चेंजेस करने का आपको मौका नहीं दिया जाएगा। इसलिए जो भी आप डिटेल्स भरोगे वो ध्यानपूर्वक तरीके से ही सबमिट कीजिएगा। इन the event of submission of incomplete application along with the application fees for reason whatsoever, his or her candidature will stand cancelled and application fees will be forfeited. No further communication consideration on the same shall be entertained। तो ध्यान दीजिएगा, आपको यहाँ पर जो है ना ही कोई आपको ना ही कोई रिफंड दिया जाएगा और ना ही आपका कैंसिलेशन मतलब आपके एक्सेप्ट की जाएगी। मतलब आपने अगर इनकम्प्लीट एप्लीकेशन जो है फाइल अप कर दी है, सबमिट कर दी है, तो आपको वहां पर वो एप्लीकेशन भी कैंसिल हो जाएगा और आपको रिफंड भी नहीं मिलेगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है।
ओके अब अगला पॉइंट यहां पर है, कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू सबमिट डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस ऑफ एलिजिबिलिटी ड्यूरिंग द शॉर्टलिस्टिंग सिलेक्शन प्रोसेस विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम एज एडवाइज्ड बाय एचपीसीएल। यानी जब भी आपकी जो ये पूरी प्रोसेस से आप गो थ्रू कर रहे होगे तो जहां जहां जिस जिस स्टेज के ऊपर जो जो एविडेंस और डॉक्यूमेंट्री आपको वहां पर जरूरत मतलब मांगी जाएगी वो आपको एलिजिबिलिटी के तौर पर या उसको अप्रूव करने के तौर पर देना पड़ेगा, तो ये भी आपके साथ होने चाहिए। Any mismatch in the name, qualification or other criteria of the document from the data given in the application will lead to disqualify। हाँ ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि आपने यहाँ एप्लीकेशन में जो डिटेल सबमिट की है वही डिटेल्स आपके डॉक्यूमेंट पे होनी चाहिए। यानी आपका नाम जिस तरह से आपने अभी सबमिट किया एज इट इज वही नाम आपके बाकी डॉक्यूमेंट पे होने चाहिए। अगर आपने अभी सबमिट कर दिया कोई और तरीके से नाम या कुछ और डिटेल्स और आप जब सिलेक्शन प्रोसेस से गुजर रहे हो और आपको डॉक्यूमेंट मांगा गया और आपके डॉक्यूमेंट के अंदर वो कुछ अलग निकला, कुछ चेंजेस निकले, तो वहां पर भी आपको रिजेक्ट या डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। तो प्लीज कीप इट इन माइंड और जो भी डिटेल्स भरोगे वो ध्यान से भरना। अब जो हमारा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, इंटरव्यूज होंगे फॉर डिफरेंट पोजीशन में बी कंडक्टेड ऑन द सेम डे, डिफरेंट वेन्यूज और फॉर ऑल द ऑल पोजीशंस। तो मतलब ध्यान दीजिएगा कि जो भी आपके कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है या इंटरव्यूज हैं या जो भी आपके ग्रुप स्टेजेस हैं वो सारे हो सकता है सेम डे को हो या फिर अलग अलग वेन्यूज पर हो या अलग अलग डेज पर हो, तो ये डिपेंड करता है। आपको जो भी होगा अपडेट मिलती रहेगी आपकी ईमेल आईडी के ऊपर, ठीक है। एक बार आप शॉर्टलिस्ट हो जाओगे उसके बाद। तो एनी रिक्वेस्ट फॉर चेंज वेन्यू डेट सीबीटी विल नॉट बी एंटरटेन। ये भी बड़ी चीज इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आप चाहोगे कि सर एक कोई वेन्यू आ गया, एड्रेस जो मेरे से बहुत दूर है और मैं चेंज करना चाहता हूं, तो वो एंटरटेन नहीं किया जाएगा। यानी ये रिक्वेस्ट आपकी मानी नहीं जाएगी। जो जहां पर आपको बुलाया जाएगा कंपल्सरीली विद नो एनी ऑप्शन आपको वहीं पर जाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, एप्लीकेशन फीस क्या है। तो एप्लीकेशन फीस देखिए, ध्यान दीजिएगा, यहां पर पहली चीज लिखिए कि एप्लीकेशन फीस इज एप्लीकेबल फॉर ऑल दी पोजीशंस, ठीक है। एससी एसटी या पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट जो लोग होंगे उनके लिए एप्लीकेशन फीस नहीं है, दे आर एग्जेम्प्टेड। उसके बाद अगर आप एक अनरिजर्व्ड या ओबीसी एनसी एंड ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है तो आपको जो है टू पे नॉन रिफंडेबल फीस होगी 1180 रुपए, ठीक है, प्लस पेमेंट गेटवे चार्जेस इफ एनी। जहां पर भी आप पेमेंट कर रहे हैं वहां पे पेमेंट गेटवे चार्जेस भी लग सकते हैं। तो जो है 1180 रुपए प्लस पेमेंट गेटवे चार्जेस आपको पे करने पड़ेगी। इसमें से 1000 आपकी 1180 में से 1000 आपकी एप्लीकेशन फीस है और 180 जो है आपका जीएसटी उसमें लगता है 18%। तो कुल मिला के 1180 आपको देने पड़ेंगे, प्लस अगर पेमेंट गेटवे चार्जेस को लगता है तो वो आपको एडिशनल पे करना पड़ेगा, ठीक है। उसके अलावा पेमेंट मोड कैसा रहेगा, तो डेबिट, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, नेट बैंकिंग, ऑन पे, पेइंग एप्लीकेशन फीस ऑनलाइन, पेमेंट स्टेटस विल बी ऑटोमेटिकली चेंजेस टू योर। देखिए जो भी आपको पेमेंट करना है, फीस पे करोगे आप, तो अलग अलग उसके मेथड आपके लिए अवेलेबल रहेंगे। जहां पर आप एप्लीकेशन सबमिट करोगे उसी के बाद तुरंत आपको पे फीस का एक ऑप्शन आएगा, वहां से आपको ये देना होगा। आपके पास चाहे डेबिट कार्ड हो, क्रेडिट कार्ड हो, आपके पास कोई यूपीआई है, जीपे है, या फिर आपके पास कोई दूसरा कुछ ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम है, तो आप वहां से उसको इजीली पे कर सकते हो, ठीक है। चलिए अब आगे जो है, ऑल द कैंडिडेट्स मस्ट एंश्योर दैट द पेमेंट स्टेटस इज कंप्लीटेड। हाँ ये आपको कहा गया है कि आपको ध्यान रखना है कि आपका जो पेमेंट स्टेटस है वो कंप्लीटेड दिखाना चाहिए। आपने अगर ट्रांजेक्शन कर दिया, आपने पे कर दिया और अगर आपका वो इनकम्प्लीट आ रहा है तो फिर आपको थोड़ा सा इंक्वायरी करना पड़ेगी वहां पर उनकी हेल्पलाइन पर जाकर कि हमने पेमेंट तो कर दिया, इनकम्प्लीट क्यों आ रहा है। हालांकि ऐसा होगा नहीं, लेकिन बाई चांस अगर होता है तो उसका इंक्वायरी करके तुरंत उसको रिजॉल्व कीजिएगा, उसको एज इट इज रहने मत दीजिएगा, हाँ ठीक है। तो मेक श्योर कीजिएगा कि वहां पे कंप्लीटेड स्टेटस ही होना चाहिए। चलिए वंस द पेमेंट इज डन, कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू टेक द प्रिंट ऑफ एक्नॉलेजमेंट ऑफ द पेमेंट एंड प्रिजर्व। हाँ ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि जब भी आपने पेमेंट आप कर रहे हो तो पेमेंट हो जाने के बाद आपको उसकी जो प्रिंट ऑफ एक्नॉलेजमेंट है वो वहां से डाउनलोड कर लेनी है और आपके पास उसको सेव करके रखनी है। भविष्य में अगर वो कहीं काम लगे आपको किसी डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस के अंदर तो वो आपको देनी पड़ सकती है, तो उसको भी संभाल के आपके पास रखना है, ओके। अगला पॉइंट, नो अदर मोड ऑफ पेमेंट देन दोज मेंशन्ड अबव विल बी एक्सेप्टेड। यानी ऊपर जो हमने बताया अभी ऑनलाइन पेमेंट बैंकिंग जो थी हमारी, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, नेट बैंकिंग, इसके अलावा और कोई ऑप्शन आपके पास नहीं है पेमेंट मोड का, तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद एप्लीकेशन फी वंस पेड विल नॉट बी रिफंडेड। ध्यान दीजिएगा जो भी एप्लीकेशन फीस या 1180 रुपए आप दे रहे हो ना, तो वो रिफंडेड नहीं होगी, रिफंड नहीं होगी इन एनी सर्कमस्टांसेस, ओके। तो ये है। उसके बाद
The fee being paid is only toward the submission of application and does not in any guarantee issuance of interview call letter. ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि जो आप फीस पे कर रहे हो वो सिर्फ एप्लीकेशन की सबमिशन की फीस है, ना कि किसी इंटरव्यू की गारंटी के लिए, ना ही किसी आपके पोजीशन की गारंटी के लिए, ना ही सीबीटी की गारंटी के लिए। ठीक है, तो इंटरव्यू कॉल लेटर आपके आएगा या नहीं आएगा वो फर्दर आपके सीबीटी के यानी जो आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा उस पर निर्भर करेगा। ठीक है, आपकी क्योंकि फाइनल मेरिट लिस्ट वहीं से बनेगी शॉर्टलिस्टिंग की। तो सबसे पहले आपका स्टेज इसके अंदर सीबीटी होगा, तो सीबीटी के अंदर आप क्वालिफाई होते हो तो ही आपको आगे कॉल आएगा, लेटर आएगा, वरना नहीं आएगा। तो ये कोई गारंटी नहीं है, आपकी फीस केवल एप्लीकेशन सबमिशन की है। ठीक है, जॉब सबमिशन की नहीं। उसके बाद कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं वो आप पढ़ लीजिएगा। वैसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इसमें भी कि आप एक इंटरनेशनल होनी चाहिए, आपका जो कंपटीशन ऑफ एज है रिलेवेंट है वो आपका क्वालिफाई होना चाहिए, एलिजिबल होनी चाहिए, 25 साल से कम की आज की आपकी एज होनी चाहिए। 23 जून 2024 को आपकी एज 25 साल से कम की होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए अगर आप एक सिविल इंजीनियर की पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हो तो। ठीक है, अब जो क्वेरीज अगर आपकी कुछ हैं इसको लेकर तो आप यहाँ पर लिख सकते हो, ईमेल कर सकते हो उनको। ये देखिए career@hpcl.in, पोजीशन नेम आप लिखिएगा, एप्लीकेशन नंबर लिखिएगा और आपका जो भी सवाल है वो आप पूछ लीजिएगा, आपको वहाँ पर रिप्लाई मिल जाएगा। ऑल द क्वालिफिकेशन ये जो आपका है फुल टाइम होना चाहिए, AICTE अप्रूव्ड होना चाहिए, UGC रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या डीम्ड यूनिवर्सिटी से भी चलेगा। द कोर्सेज ऑफर बाय ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन शुड बी इक्विवेलेंट। ओके, तो ये ध्यान दीजिएगा कि आप जहाँ से भी आपने डिग्री ली है वो AICTE या UGC या डीम्ड यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। वेन एवर CGPA OGPA लेटर आपको ग्रेड चाहिए होगा तो वो भी आपको देना पड़ेगा। ठीक है, टीचिंग एंड रीजन एक्सपीरियंस इन एन एकेडमिक इंस्टीट्यूट विल नॉट बी कंसिडर्ड। यानी आपके पास अगर कोई टीचिंग एक्सपीरियंस है या कोई रिसर्च एक्सपीरियंस है तो वो मतलब एक एकेडमिक इंस्टीट्यूट के अंदर अगर आपका कोई एक्सपीरियंस है वो यहाँ पर काउंट नहीं किया जाएगा, आप यहाँ पर एज अ फ्रेशर ही काउंट किए जाएंगे। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो आपको बतानी ज़रूरी थी और मुझे लगता है कि सारी इसके रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट और क्रूशियल इन्फॉर्मेशन थी वो आपको मैंने बता दी है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं क्योंकि 37 पेज की ये फाइल है, PDF फाइल, इनकी जो एडवर्टीजमेंट है 37 पेजेस की हैं। तो आपसे मेरा आग्रह है कि एक बार इस PDF फाइल को आप डाउनलोड करके आराम से पढ़िएगा। इसकी लिंक आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी, वहां से आप इसको डाउनलोड कर लीजिए। और इसके बावजूद भी अगर आपको कोई सवाल या कोई कंफ्यूजन रहता है तो आप इसी वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके सवालों के जवाब देने की। तो आज का ये वीडियो इसी अपडेट के लिए था, आप सभी सिविल इंजीनियर्स के लिए, खासकर ऐसे लोग जो बोल रहे थे कि सर हम फ्रेशर हैं, हमें जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, तो आप लोगों के लिए अच्छा मौका है। आपके पास अगर सिविल इंजीनियर्स की BE BTech की डिग्री है 4 साल की तो आप इसमें अप्लाई जरूर कीजिएगा, हो सकता है आपका इसके अंदर चांस लग जाए। ठीक है, चलिए तो इसी के साथ आज के इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगली बार दोबारा किसी खास अपडेट के साथ आपके साथ मिलेंगे, तब तक के लिए आप अपना और अपनों का पूरा ख्याल रखिएगा और टेक्निकल सिविल के साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।